हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो रिसेंटली जब भी मैं मेंबर्स से बात करता हूँ या फिर इन्वेस्टर्स से बात करता हूँ, दो चीज़ें बहुत ही कॉमनली स्टैंड आउट करती हैं। वो ये कि एक दिन अगर मार्केट्स भागने लगता है तो उनको फोमो होने लगता है। नेक्स्ट डे अगर मार्केट्स थोड़ा सा गिरने लगता है तो वो पैनिक में भी जल्दी आ जाते हैं। इनफैक्ट ऐसे ही फोमो और पैनिक के बीच में लड़ाई चल रही है। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट अभी भी काफ़ी डाउन है, क्योंकि रिसेंसी बायस है, जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स लास्ट ईयर तक इन्वेस्टेड थे उनका प्रॉफिट्स अच्छा खासा डाउन हो गया। कुछ इन्वेस्टर्स तो लॉस में आ गए, जिनके कारण उनको यकीन नहीं हो रहा है। अभी जो हल्का फुल्का प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट्स भागा है इस वजह से, तो उनको डर लग रहा है कि ये प्रॉफिट्स भी कहीं चला ना जाए या फिर वो लॉस में फिर से ना आ जाएं। बट एज ऑफ नाउ मुझे यही कहना है कि काफ़ी सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो इन प्लेस अब फॉल करने लगे हैं इंडिया के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज ही मई का ऑटो सेल्स का डेटा आया है, वो ओवरऑल काफ़ी डिसेंट रहा है। जीएसटी कलेक्शंस की बात करें तो ओवरऑल अराउंड 2 लाख करोड़ मई में कलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, जो अराउंड 16% का जंप है ईयर ऑन ईयर। जीडीपी नंबर्स भी जो वीकेंड पे आए थे उसमें पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला। जो एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज़्यादा जीडीपी नंबर्स थे Q4 के लिए, अराउंड 7.4%। ऊपर से इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में है। मॉनसून्स भी एक्सपेक्टेड है कि अबव एवरेज होंगे, जिसके कारण ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा एंड आरबीआई के पास काफ़ी स्पेस रहेगा रेट कट करने के लिए। इनफैक्ट इसी मंथ जून में जो मीटिंग है एक्सपेक्टेड है 25 बेसिस पॉइंट्स आरबीआई रेट कट करेगा एंड अगस्त में भी हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट्स और रेट कट कर दे, जिसके कारण ग्रोथ को एक्सेलरेशन मिलेगा। हाँ, टैरिफ रिलेटेड ड्रामा अभी कंटिन्यू हो रहा है, बट मार्केट्स उसको अकाउंट कर चुका है एंड हो सकता है इन अ फ्यू वीक्स इंडिया कोई ना कोई डील स्ट्राइक कर ले यूएस के लिए, यूएस के साथ, तो ओवरऑल वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। बीच में जो अभी यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रूस हो रहा था, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया के लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जो China+1 जो स्ट्रैटेजी है, वो अगर यूएस और चाइना के बीच में टेंशन्स बढ़ती रहती हैं तो इंडिया को कहीं ना कहीं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। बट अभी वापस ट्रंप ने एक्यूज़ किया है कि चाइना ने यूएस को धोखा दिया है या चीट किया है, तो ओवरऑल इनकी टेंशन्स ऐसे कंटिन्यू रहेंगी तो इंडिया के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो अभी डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहने का मौका है। हो सकता है नेक्स्ट 1 ईयर में अगर आपका स्टॉक्स, आपका पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं तो 20-25% रिटर्न्स कहीं भी नहीं गया है। ओवरऑल ऑब्वियसली रिस्क तो रहेगा, बट ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अभी काफ़ी फेवरेबल है। डाउनसाइड रिस्क मुझे नहीं लगता 4-5% से ज़्यादा है यहाँ से, बट कि अपसाइड रिस्क अगर देखेंगे तो 20-25% आसानी से बन सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं विद डिसेंट वैल्यूएशन एंड ग्रोथ पोटेंशियल। तो इसी वजह से आज इस वीडियो में मैं 3 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ जिनको आप ऐड करके चल सकते हैं। फर्स्ट 2 स्टॉक्स ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है एंड जो थर्ड स्टॉक है उसमें मैं एंट्री बनाने की सोच रहा हूँ। इनफैक्ट मजगांव डॉक के मेरे पास 2000 शेयर्स थे, जिनको अभी मैंने रिसेंटली भी सेल किया है, प्रॉफिट बुक किया है, तो अभी काफ़ी फंड्स हैं जिनको मैं डिप्लॉय करूँगा आने वाले फ्यू डेज़ में। एंड हो सकता है थर्ड स्टॉक भी मैं बाय करूँ। मेंबर्स को तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी मैं बाय करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टॉक से। फर्स्ट स्टॉक का नाम है ट्रांसरेल लाइटिंग। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अभी रिसेंटली आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कंपनी क्या करती है। कंपनी बेसिकली एक ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, सिविल कंस्ट्रक्शन में भी है, रेलवेज में भी है, पोल्स एंड लाइटिंग में भी है एंड सोलर ईपीसी में भी है। एंड अगर आप लास्ट 4 ईयर्स का देखते हैं, जो ऑर्डर बुक है वो 25% प्लस के CAGR से ग्रो की है, जबकि रेवेन्यूज़ ग्रो की है अराउंड 22.59% के हिसाब से, जिससे बेनिफिट ये मिल रहा है कि हर साल कुछ ना कुछ जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप 500 करोड़ के ऑर्डर्स मिल रहे हैं बट कंपनी रेवेन्यूज़ या एग्जीक्यूट कर पा रही है 450 करोड़ के ऑर्डर्स ही, तो 50 करोड़ ऑर्डर बुक में, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक में इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण फ्यूचर ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है। एंड ओवरऑल अगर देखें FY25 के एंड में ऑलमोस्ट 14,550 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाता है कंपनी को। एंड जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहा है। एंड उसके बाद अगर आप देखते हैं जो EBITDA है वो अराउंड 35% से ग्रो किया है, पैट अराउंड 50% के स्पीड से, यानी इकनॉमीज ऑफ स्केल का भी कंपनी को फ़ायदा मिल रहा है। एंड कंपनी ऑलमोस्ट 59 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इनफैक्ट फ्यूचर में भी अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो हैं LNT वगैरह या फिर और भी कंपनीज़ हैं,
उनका जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ है वो मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका से अच्छा खासा आ सकता है। अगर आप देख रहे हैं ये कंपनी के ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में भी अच्छा खासा प्रेजेंस है एंड साउथ अमेरिका में भी अच्छा खासा प्रेजेंस है। जो बेसिकली अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ थी वो अब नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ प्रोवाइड करेंगी आने वाले फ्यू ईयर्स एंड डिकेड्स के लिए। तो कंपनी के लिए नेक्स्ट फ्यू ईयर्स काफ़ी क्रिटिकल हो सकते हैं। हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर था कि इसका बांग्लादेश वाला जो ऑर्डर बुक है उसके कारण या रेवेन्यूज़ जो है वहाँ पे कैश कलेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के बीच में टेंशंस इंक्रीज़ हो गई हैं रिसेंटली। बट कंपनी का कहना है कि वो धीरे धीरे जो वो रिलायंस है बांग्लादेश के ऊपर वो ओवरऑल कम कर रही है, जो परसेंटेज शेयर है ऑफ द रेवेन्यूज़ वो धीरे धीरे बांग्लादेश के ऊपर कम हो रहा है। एंड अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 25 के एंड में, मार्च 25 में अराउंड 661 करोड़ की बोरोइंग्स है, उसके अगेंस्ट में अराउंड 1850 करोड़ के रिजर्व्स हैं। तो ऑलमोस्ट जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1:3 का है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ईपीसी कंपनी के लिए। एट द सेम टाइम ईयरली ग्रोथ रेट्स अगर आप देखते हैं तो सेल्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 15%, यहाँ पे थोड़ा डाउन जरूर आ गया था 22 में, बट उसके बाद 38%, 30% एंड 30%। एंड FY25 के लिए भी मैनेजमेंट ने कहा है कि 23 to 25% कंपनी अचीव कर लेगी। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी कंपनी को अराउंड 40% कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है मार्च में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड अगर आप प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखते हैं तो 25 का है और मैनेजमेंट का गाइडेंस है 23 to 25%। तो पेग रेशियो, फॉरवर्ड पेग रेशियो अराउंड 1 का आता है, जो काफ़ी रीजनेबल हो जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 4 के आसपास है। प्राइस टू कैश फ्लो या प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अराउंड 28 के आसपास है। तो कैश फ्लोज भी काफ़ी पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखते हैं तो मार्च 25 के एंड में भी कंपनी को 287 करोड़ के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज रहे हैं। तो कंपनी को एज सच कैश कलेक्ट करने में, रिसीवेबल्स कलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड अगर आप टेक्निकल्स देखते हैं तो यहाँ पे जो कंपनी ने का जो IPO आया था उसके बाद कंपनी लगातार लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रही थी, बट उसके बाद जो लोअर हाइज का ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट आया अराउंड 500 के आसपास एंड वहाँ से ऑलरेडी ये 20% राइज कर चुका है। एज ऑफ नाउ 608 का प्राइस है। एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 9 EMA की जो लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन है, उसके आसपास ही है। तो कल अगर हल्का सा भी डिप मिलता है तो 9 EMA के आसपास आते ही आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड वैसे भी जो एक फिनोमिनन रहता है पीड जिसको बोलते हैं, पोस्ट अर्निंग्स अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट, उसके कारण क्या होता है कि जिन कंपनीज़ की जो रिजल्ट्स होते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आते हैं तो ओवरऑल स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो इस चीज़ का भी फ़ायदा मिल सकता है ट्रांसरेल को। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 630 के आसपास। मुझे लगता है ज़्यादा कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। अगर मार्केट्स में अच्छा खासा फॉल नहीं आता तो ओवरऑल इस ब्रेकआउट जल्दी ही मिलेगा एंड आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। एंड नंबर 2 जो स्टॉक है वो है टेक्नो इलेक्ट्रिक। इनफैक्ट 2-3 अर्निंग्स कॉल पहले ही मैनेजमेंट ने कहा था कि इनका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है एंड वो अब देखने को मिल सकता है कि क्यों ऐसा कहा मैनेजमेंट ने। इनफैक्ट लास्ट 2 क्वार्टर्स अगर आप देखते हैं तो 95% का ग्रोथ देखने को मिला, 86% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट्स में, जो कि फिनोमिनल रहा है। एंड बैलेंस शीट भी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी क्लीन है। इनफैक्ट डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, यानी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। कैश फ्लोज भी देखते हैं मार्च 25 के एंड में अराउंड 453 करोड़, यानी जो लास्ट ईयर मार्च 24 में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में, वो अब कंपनी ने रिजॉल्व कर ली है। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैनेजमेंट का अर्निंग्स कॉल में कहना है कि नेक्स्ट ईयर के लिए मैनेजमेंट अराउंड गाइड कर रही है 3500 करोड़ की रेवेन्यूज़। एंड अगर आप ईयरली रिजल्ट्स में देखते हैं तो अराउंड 23 करोड़ की रेवेन्यूज़ रही हैं या सेल्स रही है 25 में, FY25 में। तो FY26 में मैनेजमेंट अराउंड 3500 करोड़ की रेवेन्यूज़ गाइड कर रही है, दैट मीन्स अराउंड 50% ग्रोथ। एंड उसके बाद FY27 के लिए मैनेजमेंट गाइड कर रही है अराउंड 4500 करोड़ की रेवेन्यूज़, अराउंड 30% ग्रोथ। एंड वही EPS अगर आप देखते हैं तो अराउंड 36 के आसपास है। मैनेजमेंट का कहना है कि अराउंड 50 EPS हो जाएगा FY26 में एंड उसके बाद FY27 में अगेन 50% का जंप आएगा तो 50 से 75 हो जाएगा, यानी EPS अभी जो 36 है वो 50 हो जाएगा, 50 से 75 हो जाएगा। तो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए स्टॉक जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो है 43 मुझे काफ़ी रीजनेबल लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो है एक समय पे अराउंड 70 के आसपास चला गया था, तो वहाँ से करेक्शन आया, उसके बाद काफ़ी प्राइस करेक्शन भी आया था, टाइम करेक्शन भी आया था, बट प्राइस अब काफ़ी रैपिडली रिकवर कर चुका है
बट स्टिल आप डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बना के चल सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट आपको पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपोजर दे रही है। एट द सेम टाइम कंपनी के अग्रेसिव प्लान्स हैं डेटा सेंटर्स के लिए, स्मार्ट मीटर्स के लिए, जिसके कारण जो रैपिडली ग्रोइंग एरियाज़ है उसमें आपको एक्सपोजर मिल जाएगा इस कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करने में। अब टेक्निकल्स अगर देखते हैं तो ओवरऑल जो ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं इसके काफ़ी ऊपर चला गया था, जिसके कारण स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आया, बट यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। एंड अभी आप रिजल्ट्स वाले दिन देख सकते हैं जो ग्रीन कैंडल की जो वॉल्यूम्स है वो अच्छी खासी रही है, ऑलमोस्ट मैनी टाइम्स ओवर जो नॉर्मल कैंडल्स रहती हैं, जो एवरेज कैंडल रहती हैं उसके कंपैरिजन में। एंड अगर आप देख रहे हैं 9 EMA के थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, बट अगैन यहाँ पे भी बिड पोस्ट अर्निंग्स अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट का फिनोमिनन देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा डिप में आप डेफिनेटली ऐड करके चल सकते हैं। अराउंड 1350 के आसपास मिले तो बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलेगा। एंड थर्ड जो स्टॉक है वो है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। इनफैक्ट आप देख रहे हैं जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स रहे हैं उसमें वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज ने काफ़ी अच्छा नहीं किया है, बट उसके बावजूद अब रिसेंटली चाहे मोतीलाल ओसवाल हो, एंजल वन हो या नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट हो, अब काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ कर रहे हैं। स्टॉक प्राइस काफ़ी रैपिडली राइज कर रहा है, काफ़ी मोमेंटम में है। वो इसलिए क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि शायद बॉटम बन चुका है यहाँ से। एंड अगर आप जानते हैं लास्ट क्वार्टर में अच्छा खासा मार्केट में गिरावट आई थी, तो जो ये कैपिटल मार्केट कंपनीज होती हैं, जब मार्केट्स बढ़ रहा होता है तो ज़्यादा स्पीड से बढ़ती हैं, जब मार्केट्स गिर रहा होता है तो ज़्यादा स्पीड से गिरती हैं, क्योंकि जो इनका बीटा है वो काफ़ी हाई होता है। बीटा क्या होता है? बेसिकली जो इनका स्टॉक रिटर्न्स होता है कितना सेंसिटिव है मार्केट रिटर्न्स के कंपैरिजन में। तो उस हिसाब से नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बारे में कि बेसिकली कंपनी क्या क्या चीज़ में प्रेजेंट है। तो जैसा आपने देख रहे हैं 2005 से 2021 में कंपनी ने एक्सपैंड करके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ बिजनेस है। इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ बेसिकली वो होता है कि जो स्पेशलाइज्ड ब्रोकरेज एंड रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टिंग अमाउंट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उनके लिए स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड या टेलर्ड सर्विस चाहिए होती है उनको। एसेट सर्विसेज जैसे कस्टोडियन सर्विसेज जो इसमें HNIs होते हैं, UHNIs होते हैं, बेसिकली अल्ट्रा HNIs होते हैं, उनके जो कैश, सिक्योरिटीज़, अदर एसेट्स होते हैं उनको कस्टडी में रखती है। उनके बाद उनका जो टैक्स रिक्लेम करने में हेल्प करती है, डिविडेंड कलेक्ट करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली एसेट्स को अपने कस्टडी में रखना उसको एसेट सर्विसेज बोलते हैं। वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट ऑब्वियसली कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं HNIs को, अल्ट्रा HNIs को। एंड इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ HNIs। तो फ्यूचर में भी ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा कर सकता है, क्योंकि कंपनी का आप अगर देखेंगे तो मोस्टली जो कंपनी टारगेट करती है HNI एंड एफ्लुएंट क्लास एंड अल्ट्रा HNIs को। तो एज ऑफ नाउ अगर देखते हैं तो 30 लाख हाउस होल्ड हैं HNIs एंड एफ्लुएंट क्लास में, एंड 35,000 अल्ट्रा HNIs में, जिसके कारण कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसी वजह से कंपनी रैपिडली ग्रो भी कर रही है। FY25 में 32% का ग्रोथ आया था रेवेन्यूज़ में, उसके बाद 19%, उसके बाद 31%, उसके बाद 41%। तो हो सकता है कि FY26-27 में थोड़ा सा जो ग्रोथ है वो नॉर्मलाइज कर जाए, मे बी 20-25% के आसपास स्टेबल हो जाए, बट अभी भी काफ़ी स्कोप बचा है कंपनी के पास ग्रो करने के लिए। एंड अगर उसके बाद अगर आप वैल्यूएशन देखते हैं 226 के पास है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 7 के आसपास है। प्राइस टू कैश फ्लोज नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह में ज़्यादा फोकस करती है। अब अगर आप टेक्निकल्स अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे वन साइडेड रैली आई, बट यहाँ इसको 7,400 के आसपास रेजिस्टेंस मिला, वहाँ से काफ़ी डिप कर गया था। यहाँ एक अच्छा बेस बनाया जहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ, एंड उसके बाद कंपनी अभी वापस ऑलमोस्ट 7,400 के आसपास चला गया है। अभी 7,200 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो 7,400 है वो एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है स्टॉक। बट अगर 7,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो अच्छा खासा रैली इसमें और देखने को मिल सकती है। एंड अगर आप नीचे देखेंगे तो ऑन एन एवरेज जो ग्रीन कैंडल्स हैं उनकी वॉल्यूम्स कंपेयर टू रेड कैंडल्स ज़्यादा हैं, तो स्कोप अच्छा है। आने वाले टाइम में ये स्टॉक भी अच्छा करेगा क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं वो काफ़ी स्पीड से इंक्रीज़ कर रहे हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो अभी भी काफ़ी रीजनेबल है। एंड जो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है उसको अभी तो इंडिया स्टार्ट ही हुआ है,
तो उस हिसाब से आप इसको प्राइस एक्शन देख के अगर ये 7,400 के ऊपर जाता है तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हल्का फुल्का डिप्स में आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं स्टैगर्ड मैनर में। एंड जस्ट इन केस मैं जब ऐड करूँगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे तुरंत मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ मेंबर्स को। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।